Hello friends, welcome you all. Today we are going to start with part 2 of this operational aspect of KYC customer service. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने देखा था और अभी आप पार्ट 2 हम लोग करेंगे जहाँ से कस्टमर सर्विस से शुरू करेंगे। कस्टमर सर्विस तक हमने देखा था, कस्टमर सर्विस के पहले तक हमने देखा था और अभी हम लोग देखेंगे कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे बैंकों में कस्टमर सर्विस के लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, आरबीआई की गाइडलाइन क्या है या उसके अलावा भी कुछ गाइडलाइंस है क्या, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है क्या जो कस्टमर सर्विसेज को देखती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो यहाँ पे ये मेंशन है कि कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई ने बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए हैं और बीसीएसबीआई के कुछ बैंकिंग सर्विसेज रिलेटेड कोड्स हैं, उसे भी बैंकों को ध्यान में रखना होता है। इन सारे एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके बैंक अपने ऑपरेशन मैनुअल को तैयार करती है अपने फ्रंट ऑफिस स्टाफ के लिए। उसके बाद है कि यहाँ पे दिया है सर्विस एट काउंटर, बिजनेस एंड वर्किंग आवर। बिजनेस और वर्किंग आवर कैसा होना चाहिए, आरबीआई को गाइडलाइन को ध्यान में रख के, प्लस ये बैंकिंग सर्विस बीसीएसबीआई जो अपना है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों को ध्यान में रख के सर्विसेज दी जाती है, जिसमें बिजनेस एंड वर्किंग आवर सबसे पहला है। तो यहाँ पे है कि एम्प्लॉई बिजनेस आवर शुरू होने के पहले अपने सीट पर होना चाहिए और ब्रांच में जितने भी कस्टमर हैं उसे बिजनेस आवर ख़त्म होने से पहले अटेंड करना चाहिए। इसलिए कुछ बैंक्स के स्टाफ के लिए टाइमिंग बिजनेस आवर के शुरू होने से 15 मिनट पहले रखा गया है। यहाँ पे देखिए 15 मिनट पहले स्टाफ को अपने सीट पे आ जाना है। और दिस एग्रीमेंट कैन बी मेड बाय ऑल बैंक एट देयर ब्रांचेस इन मेट्रो सिटी और अर्बन सिटी में ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ये सर्विस देने का तरीका फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ टाइम नॉर्म्स। यहाँ पे ये दिया है कि बैंक के टाइमिंग को डिस्प्ले करना ज़रूरी है। और उसके बाद है कि देयर आर कंप्लेन दैट काउंटर आर क्लोज एट द एंड ऑफ बिजनेस आवर। बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं कि बिजनेस आवर कंप्लेन होने के बाद हमारे काम को नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है कि बिजनेस आवर कंप्लीट होने के बाद भी जो भी ब्रांच के प्रीमाइसेस में जो भी ब्रांच में कस्टमर आ चुके हैं उनको सर्विसेज देना ज़रूरी है, उन सारे कस्टमर को अटेंड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस आवर फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ऐसे नॉन कैश ट्रांजेक्शन है जिसके लिए बिजनेस आवर को एक्सटेंड किया जा सकता है। वो क्या है, नॉन वाउचर बेस्ड में देखिए इशू ऑफ पासबुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या चेकबुक इशू करना है, या आपको एफडीआर का रिसीट उनको देना है, डिलीवरी ऑफ टर्म डिपॉजिट रिसीव देना है या ड्राफ्ट देना है। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अगर एप्लीकेशन आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेना है या शेयर एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। एक्सेप्टेंस ऑफ क्लियरिंग चेक हो गया। फिर वाउचर जनरेटिंग ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जिस पे आपको ट्रांजेक्शन करना ज़रूरी है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना ज़रूरी है, तो उस टाइप के क्या हो गए जो वाउचर जनरेट करता है, जैसे इशू ऑफ टर्म डिपॉजिट रिसीट या एक्सेप्टेंस ऑफ चेक फॉर लॉकर रेंट ड्यू है और उसका आपके पास आता है, तो बिजनेस आवर कंप्लीट होने के बाद भी वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इशू ऑफ ट्रैवलर्स चेक, इशू ऑफ गिफ्ट चेक और एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल चेक फॉर ट्रांसफ़र क्रेडिट, अगर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए है तो वो भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि अनइंटरप्टेड सर्विसेज। बैंक को यह इंश्योर करना चाहिए कि ब्रांच का कोई भी काउंटर अनअटेंडेंट नहीं होना चाहिए ताकि अनइंटरप्टेड सर्विसेज दिया जा सके। नेक्स्ट है गाइडेंस टू कस्टमर। यहाँ पे सारे ब्रांचेस में सिर्फ छोटे छोटे ब्रांचेस को छोड़ के मे आई हेल्प यू काउंटर होना चाहिए और वह ब्रांच के एंट्री पॉइंट पे ही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ रैंप ऑफ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका मतलब है कि एटीएम में रैंप होने चाहिए ताकि व्हील चेयर के जो पर्सन होते हैं या अपना फिजिकली डिसेबल पर्सन होते हैं तो एटीएम को ईजिली एक्सेस कर सके। उसके बाद है आइडेंटिटी बैज। यहाँ पे है कि ईच एम्प्लॉइज़ को है अपना आइडेंटिटी या आई कार्ड अपना पहन के, जिस पे फ़ोटो आपका नाम सब दिखना चाहिए, वो पहन के बैठना चाहिए ताकि आप कस्टमर से बेटर रैपोर्ट जो है अपना बना सकते हैं, रेपो बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्लेन बॉक्स। तो कंप्लेन बॉक्स के केस में है कि ए कंप्लेन कम सजेशन बॉक्स में बी केप्ट इन द बैंक प्रीमाइसेस एट प्रोमिनेंट प्लेस है। प्रोमिनेंट जहाँ से कस्टमर का पहुंच हो, ऐसा प्लेस जहाँ पे कस्टमर जाके अपना कंप्लेन या शिकायत या सजेशन सुझाव जो है वो दे सके। ये हो जाता है आपके कस्टमर सर्विसेज के बारे में। उसके बाद है एडवाइजरी सर्विसेज ऑन डिपॉजिट स्कीम।
तो एडवाइजरी सर्विसेज ऑन डिपॉजिट स्कीम ये कहता है कि एक सेपरेट केबिन होना चाहिए। जैसे होते हैं ना बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर, तो उनका एक केबिन होना चाहिए जहाँ पे उनका केबिन नहीं बल्कि एक ऐसा केबिन होना चाहिए जो कॉमन हो सबके लिए, जो सबके लिए कॉमन हो। सपोज आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या कुछ आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के ऑप्शन देते हैं, तो उसको प्रॉपर आप तरीके से उस मतलब कस्टमर सेटिस्फाई हो सके, ऐसे आप उसको एक्सप्लेन कर सके, तो उसके लिए एक रूम होना चाहिए। फिर ब्रोशर पैम्पलेट फॉर गाइडिंग कस्टमर को आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उसको उससे रिलेटेड गाइड करने के लिए एक ब्रोशर या पैम्पलेट आपको रीजनल लैंग्वेज में, या हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, या तीनों में आपको प्रिंट करके रखना चाहिए ताकि कस्टमर को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। देन है बैंकिंग फैसिलिटी विजुअली चैलेंज। विजुअली चैलेंज ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि विजुअली चैलेंज पर्सन को कौन सी फैसिलिटी नहीं दिया जा सकता है या कौन सी फैसिलिटी दिया जा सकता है। तो विजुअली चैलेंज जो पर्सन है, सपोज कोई अंधा व्यक्ति है, तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और सारी तरीके की फैसिलिटी दी जाएगी। जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी में आपका चेकबुक भी देंगे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट चेक के साथ, एटीएम फैसिलिटी, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी, रिटेल लोन, क्रेडिट कार्ड, हर एक टाइप की फैसिलिटी आप विजुअली चैलेंज पर्सन को दे सकते हैं। और तीन में से एक एटीएम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ब्रेली कीपैड लगा होना चाहिए जो कि विजुअली चैलेंज पर्सन उसको यूज़ कर सके। नेक्स्ट है फेयर प्रैक्टिस कोड, जिसको डिस्प्ले एट बैंक सर्विस चार्जेस, जो बैंक के सर्विस चार्जेस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन सारी चीज़ों को डिस्प्ले करता है। तो बैंक के पास सर्विस चार्जेस प्रिस्क्राइब करने के लिए फ्रीडम होता है। दे कैन गेट अप्रूवल फ्रॉम देयर बोर्ड एंड चार्जेस फिक्स करते वक्त यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि चार्जेस रिजनेबल होना चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब जैसे इशू कलेक्शन ऑफ चेक के लिए चार्ज अगर आप कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा मत करिए कि लॉकर का रेंट लेते हैं उतना कर दीजिए। मतलब इस टाइप से एक रीजनेबल चार्जेस होना चाहिए कि आप चार्ज किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, जितना काम उतना चार्जेस। उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन कम्प्रीहेंसिव नोटिस बोर्ड। बैंक को कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन लिखकर एक नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए जिसे बैंक के सर्विस चार्जेस, ग्रीवरेंस रिड्रेसल, इंटरेस्ट रेट, ये सब की जानकारी लिखी होनी चाहिए। यह इंफॉर्मेशन बैंक के प्रीमाइसेस प्लस बैंक के वेबसाइट पर भी अवेलेबल होना चाहिए। तो उसका जो टाइटल है कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन लिख के आप उसमें सारे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि आरबीआई ने कुछ रिसेंट चेंजेस किए हैं। चलिए अभी इसमें ये देखिए, यहाँ पे जो मेंशन है आपको कि फर्दर ऑल बैंक इंक्लूड शेड्यूल बैंक शुड बी डिस्प्ले ऑन द ऑफिस एंड ब्रांचेस एंड लोकल लैंग्वेज में भी उसका इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जो जैसे कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि हिंदी इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं, तो लोकल लैंग्वेज में उसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि पता चले। और ऐसे सर्विसेज जो फ्री में दिए जाते हैं उनका भी डिटेल होना चाहिए। फिर ऐसी सर्विसेज जिसमें जैसे मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है, नॉन मेंटेनेंस, मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो कितना चार्ज लगेगा, आउट स्टेशन चेक का कलेक्शन किया तो कितना, डिमांड ड्राफ्ट इशू करने में कितना चार्ज लगता है, चेकबुक इशू करने का क्या चार्ज है, साल में फ्री में देते हो आप या आप चार्जेस करते हो, चार्ज फॉर अकाउंट स्टेटमेंट के लिए क्या चार्जेस है, चार्जेस फॉर अकाउंट क्लोजर है तो एक साल के अंदर में क्लोज कर रहे हैं तो क्या चार्जेस है, एक साल के बाद क्लोज कर रहे हैं तो क्या चार्ज है, चार्जेस फॉर डिपॉजिट विड्रॉल ऑफ एटीएम लोकेशन, एटीएम के लोकेशन पे जहाँ भी एटीएम है वहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल का चार्जेस भी लिखा होना चाहिए। उसके बाद है आपका चेक ड्रॉप फैसिलिटी एंड फैसिलिटी फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ चेक। मतलब चेक ड्रॉप फैसिलिटी और आप उसको एक्नॉलेजमेंट दिया कि ठीक है ये चेक हमने एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने रिसीव किया है, तो ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न में ये दिया है कि बैंक में बेस्टो अटेंशन टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रॉपर फर्नीचर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, क्लीन इन्वायरमेंट while including keeping the wall free poster in their premises to enable conduct of banking transactions smoothly and comfortably। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना प्रॉपर होना चाहिए कि कस्टमर को कुछ इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कस्टमर एजुकेशन। कस्टमर एजुकेशन ये कहता है कि कस्टमर का ये राइट्स है कि उनको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि
जब भी कस्टमर से आप कस्टमर सर्विस करते हैं, कस्टमर सर्विस आप देते हैं, तो उनको भी आपके बैंक के सारे जानकारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड किया है वो प्रॉपर है कि नहीं। जैसे कि कस्टमर के पास क्या बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि क्या फॉर्मेलिटीज़ करती है, क्या प्रोसीजर है उसके। जैसे देखिए, लॉकर इशुएंस के क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, आपका कुछ इन केस लॉकर में वेटिंग है तो वेटिंग फॉर्म भरना पड़ेगा क्या, या रेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर उनको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद है टर्म डिपॉजिट मैच्योरिटी इंटीमेशन टू एडवांस। अब कस्टमर का अगर टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है तो एडवांस में इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मैसेज जाना चाहिए कस्टमर को कि आपका रिन्यू होने वाला है या आपका क्लोज होने वाला है, आप रिन्यू करना चाहते हैं क्या। तो इस टाइप से इन्फॉर्मेशन कस्टमर को जाना चाहिए। नेक्स्ट है सम ऑफ द अदर एरिया विच आरबीआई ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्टर स्टाफ आर इशू इंक्लूड। आरबीआई ने ऐसे गाइडलाइंस ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन दिए हैं स्टाफ को जिसमें ये सारी चीज़ें आती है। ये तो वही सारा जितने हम लोग बैंक में काम करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि सेविंग बैंक अकाउंट, पासबुक, क्या क्या चीज़ों में सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब एक लिस्ट है, सिर्फ आप देख लीजिए। फिर एटीएम ट्रांजैक्शन को इन्हांस करने के लिए क्या सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसके केस में क्या किया जा सकता है कि अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है, अगर कैश ख़त्म हो गया है एटीएम से, तो वहाँ पे एक डिस्प्ले कर दीजिए बोर्ड कि एटीएम में कैश ख़त्म हो गया है, इट इज़ आउट ऑफ कैश। तो कस्टमर को पता चल सके, कस्टमर ट्राई नहीं करे, अपना समय वेस्ट ना हो जाए कस्टमर का। फिर नेक्स्ट है कि एटीएम का आईडी वहाँ पे ज़रूरी डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि कस्टमर का कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, कंप्लेन करना चाहता है तो एटीएम आईडी दे सके। नेक्स्ट है कि फॉर्म फॉर लॉजिंग द एटीएम कंप्लेन, मतलब एटीएम में ऐसा एटीएम डिस्प्यूट का फॉर्म देना चाहिए, ताकि कुछ कस्टमर का डिस्प्यूट हो जाता है तो कंप्लेन लॉज कर सके। तो ये सारा एटीएम रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट आता है कि आरबीआई रिसेंट चेंजेज इन एरिया ऑफ कस्टमर सर्विस। तो आरबीआई का क्या रिसेंट चेंजेस है जिसने आरबीआई किया है अभी कस्टमर सर्विस, बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सो आरबीआई ने बैंकों को ये एडवाइस किया है कि जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट है, जो भी अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है, उसमें आप नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं लगने चाहिए। आप बैंक को ये बोला है कि नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस उसमें अप्लाई मत करिए, उसमें लेवी मत करिए। तो इनऑपरेटिव कौन सा अकाउंट है? ऐसे अकाउंट जो 1 साल तक ऑपरेट नहीं हुए, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया, तो वो इनऑपरेटिव अकाउंट हो जाता है। और ऐसे अकाउंट जो 2 साल तक नहीं किए गए तो वो डोरमेट अकाउंट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद दिया है कि विथ व्यू टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो ब्रिंग इनफॉर्मेलिटी अमॉन्ग द ऑपरेटिंग माइनर अकाउंट में भी कुछ सर्विसेज दी गई है। जैसे कि कोई भी पर्सन, नेचुरल गार्जियन जो है, अपने माइनर के बिहाफ में सेविंग, फिक्स और रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकता है। 10 साल का माइनर है तो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट इंडिपेंडेंटली ओपन कर सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। उसके बाद है कि ये और अटेंडिंग मेजोरिटी जैसे ही कंप्लीट करता है, जब से ही माइनर मेजर हो जाता है तो उसको फ्रेश केवाईसी का फॉर्म, फ्रेश फ़ोटो वगैरह देना होता है और उसके बाद उसका अकाउंट वो ऑपरेट कर सकता है। और यहाँ माइनर के केस में कुछ एक लिमिट दिया होता है कि माइनर कैन विड्रॉ ओनली 2000 फ्रॉम द एटीएम। मतलब हर एक बैंकों का अलग अलग होता है कि 2000 ही विड्रॉ कर सकता है। चेक इशू किया तो 2000 तक के ही चेक इशू कर सकता है, ताकि उसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रहे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है कि बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है नवंबर 2003 में तारापुर कमेटी के रिकमेंडेशन पे BCSBI, जिसको बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाता है, उसका सेटअप हुआ था। तो RBI constituted the Committee on Procedure and Performance Audit of Public Service under the chairmanship of S.S. Tarapore, former Deputy Governor, to address the issue relating to availability of adequate banking services to the common person। मतलब कि BCSBI ये इंश्योर करती है कि एक आम आदमी को बैंकों ने जो प्रॉमिस किया है, सर्विस प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है, वो उसको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जाए और मुझे बोले कि मुझे लॉकर फैसिलिटी चाहिए, एक आम आदमी जाए और लॉकर फैसिलिटी चाहिए,
और बैंक क्या करती है, बैंक ने ऐसा अपना रूल बना रखा है, अपनी मोनोपोली बना रखी है कि मैं लॉकर फैसिलिटी देने के लिए इंश्योरेंस लूँगा, मैं प्रीफर्ड अकाउंट ओपन करूँगा, तो मैं म्यूचुअल फंड बेचूंगा तो ही लॉकर दूंगा। तो फिर वो आम आदमी सफ़र करेगा, उसके पास पैसे नहीं हैं लेकिन उसकी ज़रूरत है लॉकर की, तो वो क्या करेगा, वो प्रीफर्ड अकाउंट खोलने जाएगा या रॉयल अकाउंट खोलने जाएगा सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करके। ऐसा तो वो कर नहीं सकता। तो इसलिए जो है ये BCSBI यही इंश्योर करती है कि बैंकों ने जो आम आदमी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस किया है वो सर्विसेज उन्हें मिलनी चाहिए, यही ये प्रोवाइड करती है। और यह जो है एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी होती है। इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी है, इसका मेंबरशिप वॉलंटियरी होता है। और इसके मेंबर्स जो है वो कौन कौन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं शेड्यूल बैंक, RRB और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे जो है इसके मेंबर बन सकते हैं। पहले नहीं था रीजनल रूरल बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अब ये ऐड हो गया है। तो पहले सिर्फ शेड्यूल बैंक ही था। उसके बाद है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला है कि बैंक अपने कस्टमर को फेयर ट्रीटमेंट दे सके, इसके लिए BCSBI हैज़ टू प्लान, इवॉल्व, प्रिपेयर, डेवलप, प्रमोट एंड पब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कोड एंड स्टैंडर्ड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट टू द फेयर। मतलब अपने कस्टमर को फेयर ट्रीटमेंट दे सके, इसके लिए BCSBI ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। इसको आप ध्यान रखना है तो PEP, PD, PP ऐसे ध्यान रखिए कि प्लान, इवॉल्व, प्रिपेयर, डेवलप, प्रमोट एंड पब्लिश एक कोर्स को प्लान करती है, इवॉल्व करती है, प्रिपेयर करती है, डेवलप करती है, प्रमोट करती है एंड पब्लिश करती है, और उसको बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। BCSBI ने IBA के थ्रू कोलैबोरेट करके 2 कोड्स बनाए हैं। एक कोड है जिसका नाम है कोड फॉर बैंक्स कमिटी टू कस्टमर के लिए, और दूसरा है MSME के लिए। इस कोड में ये मेंशन होता है कि कस्टमर से डील करते समय या माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से डील करते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। उसके बाद है BCSBI मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड थ्रू द फॉलोइंग मेथड। किस मेथड से वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। पहला है कि एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, और दूसरा है कि ब्रांच को विजिट करती है और फाइंड आउट करती है कि ग्राउंड लेवल पे ये कोड्स इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं। तो मतलब पहला है कि अपने मेंबर से वो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, मतलब साल में एक बार कंप्लायंस लेती है, और दूसरा है कि ग्राउंड लेवल पर जा के चेक भी करती है कि सारी सर्विसेज दी जा रही हैं कि नहीं। नेक्स्ट इसमें स्टडीज़ कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। अगर कस्टमर का कंप्लेंट रिसीव हुआ है, उससे वो देखती है कि किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है और कौन सी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट है BCSBI और क्या क्या देखती है। तो ये एक इनिशिएटिव देती है जिससे कि उसके कोड के बारे में कस्टमर और बैंक दोनों को जानकारी हो सके, और बैंकों को फैकल्टी को, जो सपोर्ट फैकल्टी है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। बैंकों के फैकल्टी को पार्टिसिपेट इन ऑन लोकेशन वर्कशॉप वगैरह में मेंबर कंपनी को वर्कशॉप में इन्वॉल्व करती है। ऑन लोकेशन वर्कशॉप प्रोवाइड करती है। एसोसिएट विथ कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्टेड बाय बैंकिंग ओम्बड्समन के साथ कोलैबोरेट करके जो है वो कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करती है, और प्रोवाइड क्रेडिट काउंसलिंग सर्विस इन मुंबई में क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्लस एक क्वार्टरली न्यूज़ लेटर पब्लिश करती है जिसका नाम है कस्टमर मैटर्स। ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दिया है कि कस्टमर BCSBI जो है, जो बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो इंडिविजुअल के ग्रीवरेंस को रिड्रेसल करने का फोरम नहीं है। बाकी ये सिर्फ कस्टमर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं, ये सब चेक करती है ये। तो उसके बाद थोड़े क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट बैंकिंग फैसिलिटी गिवन टू विजुअली चैलेंज पर्सन। तो इसमें से कौन सी फैसिलिटी, तो जैसा हमने पढ़ा कि सारी फैसिलिटी दे सकते हैं, तो वहीं यहाँ पे मेंशन है, ऑल द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बैंक शुड मेक एटलीस्ट ऑफ न्यू ATM इंस्टॉल एट टॉकिंग ATM विथ ब्रेली कीपैड। मतलब विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए कितना होना चाहिए, 1/3 होता है। नेक्स्ट है RBI हैज़ एडवाइज बैंक टू नॉट लेवी चार्जेस। पेनल चार्जेस किस पे एडवाइस किया है नहीं लेने के लिए, तो नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन ऑपरेटिव अकाउंट हो जाते हैं, उसमें नॉन मेंटेनेंस ऑफ एवरेज बैलेंस का चार्जेस नहीं लेना है।
और BCSBI जो है वो सेटअप हुआ था किसके रिकमेंडेशन पे, तो वो तारापुर कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।